नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जिन दो गठबंधन के बीच महामुकाबला होना है, तो उस महामुकाबले से पहले दोनों गठबंधन अपने अपने सहयोगियों के साथ भी मुकाबला करता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ महामुकाबले की तैयारी के दौरान हमने देखा जिस प्रकार से जो इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकलता है, एसआईआर को मुद्दा बनाया जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मुद्दा लेकर चुनाव में आगे जाने की योजना बना रही है। नीतीश कुमार धड़ाक धड़ाक योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, नई नई योजनाओं का, और तेजस्वी यादव उनको मुद्दा चोरी का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि ये जितनी भी घोषणाएं नीतीश कुमार कर रहे हैं सब हमारी की हुई घोषणा है, मतलब हमसे मुद्दा भी चोरी कर रहे हैं नीतीश कुमार। वही, लेकिन ये तो महामुकाबला चल ही रहा है। उससे पहले साथ साथ दोनों गठबंधन में आंतरिक अंतर्द्वंद भी चल रहा है। जहां एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव दिख रहा है। वही एनडीए में भी बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है, निकल कर बातें कम आ रही है, लेकिन यह स्पष्ट दिख रहा है ना कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तलवारें खिंची है। और नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग पासवान कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान पर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ये भूल जाते हैं कि विधानसभा में किस प्रकार से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बारे में जब ताना मारा था कि अरे इसको तो मैंने मुख्यमंत्री बना दिया था, ये तो ये है वो है, जिस प्रकार खैर ये सब राजनीति में चलता रहता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, और हम बात कर रहे हैं बीएल संतोष की। चूंकि आज ही इन दोनों नेताओं का पटना में आगमन हुआ है, और जब ये दोनों पटना पहुंचे हैं तो इनके साथ एक सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला है। आज हम उस फॉर्मूले पर बात करेंगे जो हमारे सूत्र हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनके अनुसार जैसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी आधार पर सीटों के बंटवारा करने का प्रस्ताव अपने सहयोगियों के समक्ष पेश किया है, जिस फॉर्मूले के आधार पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। क्या था लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा सीटें लड़ी थी। जनता दल यूनाइटेड 16 लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे थे। लोक जनशक्ति पार्टी 5 लोकसभा सीट लड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 लोकसभा सीट लड़ी थी, और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 1 सीटें मिली थी। जीतन राम मांझी जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। 16 सीट लड़ी जनता दल यूनाइटेड, तो 12 जीत सकी, उसमें बीजेपी 17 लड़कर 12 जीती। लेकिन चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा, 5 लोकसभा सीट लड़ी और 5 जीतने में कामयाब रहे चिराग पासवान। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में जिस फॉर्मूले के आधार पर सीटें बटी थी, उसी फॉर्मूले को लागू करने का विधानसभा चुनाव में भी प्रस्ताव लेकर जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है उसमें कहीं ना कहीं देखेंगे तो बीएल संतोष एक बहुत ही शक्तिशाली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। आपको पता है कि आरएसएस माने जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री होते हैं, चाहे वो राज्यों में हो या केंद्र में हो, ये सभी के सभी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते हैं। तो इसीलिए ये शीर्ष आपको मानना चाहिए कि जेपी नड्डा और बीएल संतोष जब आ रहे हैं तो ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे चौथे नंबर के, अगर हायरार्की देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो तीसरे और चौथे नंबर के नेता ये माने जाने चाहिए। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा और बीएल संतोष। अब ये दोनों जो ये फॉर्मूला लेकर आज पटना पहुंचे हैं, आपको पता है कि आने वाले दिनों में 15 तारीख को प्रधानमंत्री का भी दौरा होना है। प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं, और पूर्णिया में वहां जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंच रहे हैं। उसके बाद फिर 18 तारीख को
अमित शाह के आने की प्लानिंग है। और फिर इधर 13 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा और बीएल संतोष। तो बीएल संतोष जब पटना आ रहे हैं पहुंचे हैं तो फिर इनकी मुलाकात जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व से भी होना है, नीतीश कुमार से भी बातचीत होनी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनके पास जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया लोकसभा चुनाव का, तो चूंकि आपको पता है कि बिहार में एक लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं प्रायः, ठीक है, कुछ एकाध सीट अपवाद है, इसीलिए मैंने कहा कि 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 40 छक 240 और 3 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर कि 7 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, 7 विधानसभा सीट वाले 3 लोकसभा सीट है, इसके अलावा और सब में 6 विधानसभा सीट है एक लोकसभा क्षेत्र में। तो फॉर्मूला ये है कि बीजेपी 17 लोकसभा सीट लड़ी थी, तो 17 गुने 6 बराबर 102 सीट बीजेपी को लड़ना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव है जेपी नड्डा के पास। और भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव है ये, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के माध्यम से पटना पहुंच रहा है, जहां नीतीश कुमार से इस पर फाइनल बातचीत होनी है। जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी 16 लोकसभा सीट, तो 16 गुने 6 बराबर 96 विधानसभा सीट जनता दल यूनाइटेड को लड़ना चाहिए। 17 गुने 6 बराबर 102 सीट भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि भाजपा को लड़ना चाहिए। और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, तो 5 गुने 6 बराबर 30 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होने चाहिए, यह बीजेपी का प्रस्ताव है। साथ ही जीतन राम मांझी लड़े थे 1 लोक विधानसभा सीट, उसके अनुसार 6 होता है। उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े थे 1 लोकसभा सीट, उसके अनुसार 6 होता है। लेकिन चूंकि जब ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो इन दोनों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा छोड़ दीजिए, आप विधानसभा में हम कुछ आपको कंपनसेट करेंगे। तो इसीलिए बीजेपी का प्रस्ताव है कि प्रथम दृष्टया जीतन राम मांझी को ये जो 3 एक्स्ट्रा सीट बच रही है उसमें 2 सीटें जीतन राम मांझी को दे दिया जाए और 1 अतिरिक्त विधानसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को, ठीक है, 9 सीट मतलब 8 जीतन राम मांझी और 7 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। लेकिन यदि कहीं उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को लगता है थोड़ा सा कि नहीं कुछ और उनको हो जाना चाहिए, चूंकि ऐसा आश्वासन रहा है उनका, और चूंकि छोटे दल हैं तो थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं छोटे दल, तो इसीलिए यदि जरूरत पड़ती है तो एक और विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से, मतलब 102 में से एक सीट जो है और उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को दोनों को देने का प्रस्ताव बीजेपी ने दिया है। मतलब 9 जीतन राम मांझी, 8 उपेंद्र कुशवाहा, 30 चिराग पासवान, 96 जनता दल यूनाइटेड और 100 सीट भारतीय जनता पार्टी ने के सूत्रों ने इस बात से इनकार किया है कि नीतीश कुमार को बड़ा भाई और छोटा भाई का फॉर्मूला अब नहीं रहा। वो एक जमाना हुआ करता था जब नीतीश कुमार को बड़ा भाई और बीजेपी छोटे भाई के रूप में काम किया करती थी, लेकिन जब लगातार इधर के दिनों में जिस प्रकार के चुनाव के परिणाम आए हैं वो उससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का प्रभाव घटा है। तो बड़ा छोटा भाई की बात नहीं, ये बात सम्मान की है। जब हम एक गठबंधन में हैं तो आपसी सहयोग होना चाहिए, आपसी समन्वय होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी त्याग करने के लिए जानी जाती है। कई लोग उदाहरण देते हैं कि बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में बगैर नीतीश कुमार के 22 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन जब 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी कैसे अपनी जीती हुई सीटें 5 लोकसभा सीट जीती हुई नीतीश कुमार को बीजेपी ने दे दिया था। तो ये सब बातें बीजेपी के लोग बताते हैं और बीजेपी के लोग आशान्वित हैं कि इन सब मुद्दों पर चूंकि नीतीश कुमार भी मैच्योरिटी दिखाते हैं, तो ये बीजेपी का कहना है, मेरा मत नहीं है। मैं बीजेपी की बात बता रहा हूं। बीजेपी के सूत्र जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस फॉर्मूले पर बीजेपी के लोग मना लेंगे, ऐसा बीजेपी के लोगों का भरोसा है। बट मेरा मानना है कि अभी भी बहुत खेल होना इस गठबंधन में बाकी है। उसके कई कारण हैं जो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं
कारण यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति को अगर हम 1995 से ही देखें, पहली बार बीजेपी से गठबंधन हुआ 1996 के लोकसभा चुनाव में, 98 के लोकसभा चुनाव में, 99 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 2000 के विधानसभा चुनाव में, 2004 के लोकसभा चुनाव में, 2005 के लोकसभा चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2010 के विधानसभा चुनाव में। हर चुनाव में जब केवल बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन था, तब भी हर चुनाव में नीतीश कुमार कुछ न कुछ सीटें बीजेपी से झटकने के लिए का इतिहास रहा है। बीजेपी पर दबाव डालकर बीजेपी से सीटें ले लिया है नीतीश कुमार ने। वैसे ही चिराग पासवान से भी इतिहास रहा है कि 2019 में जब नीतीश कुमार आए बीजेपी के साथ, तो चिराग पासवान की सीट एक साथ लड़े थे 2014 में, 2019 में 6 रह गई, 2024 में 5 रह गई। मतलब नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के सीटों को झटकने के लिए जाने जाते हैं। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हुआ है। तो इसीलिए नीतीश कुमार, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना, नीतीश कुमार के बारे में कोई भी पूर्वानुमान लगाना, ये बहुत ही खतरे की बात है। नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करता है, ये नीतीश कुमार के बाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। तो फिर नीतीश कुमार के बारे में दावे के साथ बीजेपी के लोग कैसे कह सकते हैं? बीजेपी के लोग तो खुद कई बार धोखा खा चुके हैं। जब लालू प्रसाद यादव जैसे घाघ राजनेता, मैंने अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जाता है, जैसे घाघ राजनेता जब नीतीश कुमार को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए, तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में कोई भी चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, जेपी नड्डा हो, नीतीश कुमार को सही सलामत पढ़ पाने में, समझ पाने में सक्षम होंगे। एक बात तय है कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर अगर कोई भविष्य में खेल होना है तो वो नीतीश कुमार के कारण ही होगा। ये बातें स्पष्ट है, ऐसा मेरा मानना रहा है। मैं पहले से ही बताता रहा हूं कि केवल नीतीश कुमार हैं जो एनडीए की एकता और एनडीए के विघटन की केवल गारंटी दे सकते हैं, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।